हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। लीगल गुरु के आज के सेगमेंट में आपके साथ मैं हूं आपका मित्र हेमंत मेहरा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सेक्शन 95 एंड 92 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पर दिए गए लैंडमार्क जजमेंट की। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। तो दोस्तों, 7 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक लैंडमार्क जजमेंट इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 95 एंड 92 पर दिया है और ये होल्ड किया कि वाह्य साक्ष्य तभी देखे जाएंगे जबकि किसी लीज एग्रीमेंट या किसी भी एग्रीमेंट में डाउट क्रिएट हो। अगर एग्रीमेंट में सब कुछ साफ साफ है, यानी कि एग्रीमेंट में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है, तो सेक्शन 95 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का लाभ नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, इस मैटर के फैक्ट कुछ इस प्रकार से थे। 1962 में एप्लांट के हस्बैंड ने एक स्टेशनरी की शॉप खोली और उसका नाम रखा कलंदिकार ब्रदर्स, और 1962 में ही दुर्भाग्य से उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उनकी वाइफ, जो अभी यहाँ पर एप्लांट है, ने कुछ दिन ये बिजनेस चलाया, पर उनसे अधिक टाइम तक ये बिजनेस चल नहीं पाया। तो उन्होंने ये बिजनेस एक एग्रीमेंट से 1963 में विपक्षी को हैंडओवर कर दिया। ये एग्रीमेंट बार बार एक्सटेंड हुआ और उसके बाद 1980 में अपलांट को लगा कि वो अब ये बिजनेस खुद कर सकती हैं, तो उसके लिए उन्होंने रिस्पोंडेंट यानी जो विपक्षी था उससे बोला कि वो ये प्रेमाइसेस 1981 तक खाली कर दे और उसका पीसफुल पोजीशन एप्लांट को वापस कर दे। परंतु रिस्पोंडेंट ने ये कहते हुए दुकान खाली करने से मना कर दिया कि आपने मुझे बिजनेस हैंडओवर नहीं किया था, आपने मुझे दुकान रेंट पर दी थी। जो एग्रीमेंट किया था वो रेंट एग्रीमेंट था, और अगर आपको ये दुकान खाली करानी है तो आप बॉम्बे रेंट एक्ट में जो भी कानूनी कार्रवाई है उसमें जा सकते हो। इस जवाब से परेशान होकर एप्लांट ने एक सिविल सूट 1981 में सिविल जज के सामने प्रस्तुत किया। सिविल जज ने वो सूट एप्लांट के फेवर में डिग्री कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध रिस्पोंडेंट हाईकोर्ट चला गया और हाईकोर्ट ने सिविल जज के ऑर्डर को निरस्त कर रिस्पोंडेंट के फेवर में आदेश पारित कर दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश से क्षुब्ध होकर एप्लांट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली और सुप्रीम कोर्ट ने मामले के तथ्यों को भली भांति देखा और एग्रीमेंट को पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज क्लियर फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट द पार्टी हैड इंटेंडेड टू ट्रांसफर बिजनेस फ्रॉम एप्लायंट टू रिस्पोंडेंट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो ये बिजनेस था वो एप्लांट ने रिस्पोंडेंट को ट्रांसफर किया है। दिस एग्रीमेंट वाज नॉट मेंट एज ए लीज और लाइसेंस फॉर द रिस्पोंडेंट टू कंडक्ट बिजनेस। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्रीमेंट को पढ़ने से कहीं पर ये नहीं लगता कि ये लीज या लाइसेंस का डॉक्यूमेंट है। However, the respondent contends that the meaning of the document should not be cut solely with the reference to the language used in the document. Rather, extrinsic evidence needs to be utilized before adducing proper meaning to the contract. और कोर्ट ने कहा कि वाह्य साक्ष्य तभी गिराए होंगे जबकि एग्रीमेंट की लैंग्वेज में डाउट क्रिएट हो। और सारे केस के फैक्ट को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि यूज ऑफ एक्सट्रिंसिक एविडेंस कैन बी टेकन ओनली व्हेन द टर्म ऑफ द डॉक्यूमेंट लीव्स द क्वेश्चन इन डाउट। कोर्ट ने कहा अगर एग्रीमेंट से पढ़ने से कहीं पर ऐसा लगता है कि कोई इसमें डाउट है तो ही वाह्य साक्ष्य ग्रहण किए जाएंगे, वरना वाह्य साक्ष्य ग्रहण नहीं किए जाएंगे। बट व्हेन ए डॉक्यूमेंट इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड वन and present no difficulty in constituting it, the proviso does not apply. In this regard, we may state that Section 95 only build on the proviso 6 of the Section 92. कोर्ट ने कहा कि अगर डॉक्यूमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो वहां पर प्रोवाइजो अप्लाई नहीं होगा। 95 सेक्शन 92 के प्रोवाइजो 6 से बिल्ड होता है, यानी कि 95
सेक्शन 92 के प्रोवाइजो 6 के साथ ही पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर सेक्शन 95 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का देख लेते हैं। ये कहता है एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू द एग्जिस्टिंग फैक्ट। जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्पष्ट हो किंतु विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन हो तो यह प्रदर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जाएगा कि वह एक विशिष्ट भाव में प्रयुक्त की गई है। इसके लिए एक इलस्ट्रेशन दिया गया है। ख को क मेरा कोलकाता का गृह ब्लेग द्वारा बेचता है। क का कोलकाता में कोई गृह नहीं था किंतु यह प्रतीत होता है कि उसका हावड़ा में एक गृह था जो ब्लेग के निष्पादन के समय से ही ख के कब्जे में था। इन तथ्यों को यह प्रदर्शित करने के लिए साबित किया जा सकेगा कि ब्लेग का संबंध हावड़ा के गृह से था। यानी जहां पर कोई डाउट क्रिएट होता है तो वहां पर 95 ऑफ एविडेंस एक्ट का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर सेक्शन 92 ऑफ एविडेंस एक्ट को देख लेते हैं। मौखिक करार के साक्ष्यों का अपवर्जन, यानी कि मौखिक साक्ष्य कब लिए जाएंगे जबकि किसी ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्य व्ययन के निबंधों को या किसी बात को जिसके बारे में विधि द्वारा अपेक्षित है कि वह दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाए, अंतिम पिछली धारा के अनुसार साबित किया जा चुका हो, तब किसी ऐसी लिखत के पक्षकारों या उसके हित प्रतिनिधियों के बीच के किसी मौखिक करार या कथन का कोई भी साक्ष्य उसके निबंधनों का खंडन करने के या उसमें फेरबदल करने के या जोड़ने या उसमें से घटाने के प्रयोजन के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा। यानी सेक्शन 92 भी ये कहता है कि अगर डॉक्यूमेंट की भाषा स्पष्ट है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, तो उसके लिए कोई भी बाह्य साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य ग्राह्य नहीं होंगे। इसका प्रोवाइजो 6 कहता है कोई तथ्य जो यह दर्शित करता है कि किसी दस्तावेज की भाषा वर्तमान तथ्यों से किस प्रकार संबंधित है साबित किया जा सकेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये हेड किया कि तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए अपीलेंट की अपील अलाउ कर दी कि बाह्य साक्ष्य तभी ग्राह्य होंगे जबकि एग्रीमेंट की लैंग्वेज में डाउट क्रिएट हो। जहां पर एग्रीमेंट की लैंग्वेज या एग्रीमेंट के तथ्यों में कोई डाउट क्रिएट नहीं है तो वहां पर 95 का लाभ नहीं दिया जाएगा और कोई मौखिक साक्ष्य या बाह्य साक्ष्य ग्राह्य नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो सेक्शन 95 एंड 92 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पर। दोस्तों आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब कर, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को औरों को शेयर कर दें। थैंक यू।